दुनिया समझती है बेकार जिसे, दुनिया समझती है बेकार जिसे, वो खोटा सिक्का भी एक दिन चल जाएगा, वो खोटा सिक्का भी एक दिन चल जाएगा। और मंजिल चुनकर बढ़ चुका हूं आगे, मंजिल चुनकर बढ़ चुका हूं आगे, समय भी एक दिन बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जितने वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, ये सारे वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसके प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके DRDO के एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। और इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारे छात्रों ने मुझे बताया कि TO के एग्जाम में भी जो है सर आपके लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं बार बार कि यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि एक अल्टरनेटर का फेज क्रम, एक अल्टरनेटर का फेज क्रम यदि बदल दिया जाए, एक अल्टरनेटर का फेज क्रम RYB है, यदि अपने फील्ड करंट की दिशा के हिसाब से यदि इसके फेज क्रम को चेंज कर दिया जाए, फेज क्रम को दिशा को यदि बदल दी जाए, फील्ड करंट की डायरेक्शन को यदि बदल दिया जाए तो उस कंडीशन में फेज अनुक्रम कैसा होगा? तो फेज अनुक्रम कैसा होगा दोस्तों? तब भी RYB ही रहेगा, RYB जो है तब भी इसका फेज अनुक्रम जैसे का वैसा ही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज वोल्टेज खालिस्तान डिग्री में कौन द्वारा प्रतिस्थापित होता है? अर्थात ये कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का स्पष्ट कि थ्री फेज वोल्टेज सिस्टम जो होता है, थ्री फेज प्रणाली जो होती है, इसमें जो होता है हमारा फेज डिफरेंस कितना होता है? तो सभी को पता है कि इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री इसका फेज डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन TO के एग्जाम में 22 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट में जो है इसमें पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी जो है आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एक कैपेसिटर रोकता है, एक कैपेसिटर किसको रोकता है? AC को रोकता है या DC को रोकता है या पल्सेटिंग DC को रोकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? जो आप कैपेसिटर जो आप पंखे में यूज करते हो, ये क्या करता है? ये AC को रोकता है, AC को रोकता है और DC को जाने देता है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में जो होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो होता है बराबर होता है। और मैं बात करूं डेल्टा कनेक्शन में तो अपना स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो होता है उसके बीच में √3 का फेज डिफरेंस होता है और लाइन करंट और फेज करंट दोस्तों बराबर होता है। ऐसे डेल्टा कनेक्शन की यदि मैं बात करूं तो डेल्टा कनेक्शन में जो होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो होता है एक समान होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो होता है डेल्टा में एक समान होता है। लेकिन लाइन करंट और फेज करंट की यदि बात करें तो इसमें √3 का फेज डिफरेंस होता है। तो यहां क्वेश्चन में पूछा है हमको कि थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है किसके दोस्तों? फेज वोल्टेज के, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से कौन रिएक्टिव पावर का एक सही मात्रक है? तो वोल्ट एम्पियर जो है रिएक्टिव पावर जो है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक विद्युत परिपथ में उपस्थित विभवांतर को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? तो सभी को पता है कि विभवांतर को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? हाँ बताए अनामिका, बताए आप किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? V के द्वारा। विभवांतर को जो है V के द्वारा, विभवांतर या वोल्टेज दोनों को हम V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंगल फेज AC परिपथ में कालांतर फेज डिफरेंस कितना होता है? सिंगल फेज AC परिपथ में फेज डिफरेंस होता है आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में निम्न में से कौन स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य संबंध दिखाता है? स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में संबंध कौन दिखाता है? तो जो दिए गए फार्मूले इसमें आपको पहचानना है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में स्टार कनेक्शन में तो क्या होगा दोस्तों? लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज से √3 के डिफरेंस पर होता है। इसका मतलब इसका तीसरा जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डेल्टा कनेक्शन में जनरेटर में फेज वोल्टेज होता है, डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में फेज वोल्टेज कितना होता है? 0 होता है या परिणाम में समान होगा या कुल का 1/3 होगा या कुल का छठा हिस्सा होगा? डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताएं।
हाँ, कुल का 1/3, इसका राइट आंसर होगा, कुल का 1/3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक श्रेणी परिपथ में R 4 ओम, XL जो होता है आपको क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 12 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 9 ओम और सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो विद्युत पावर का परिकलन कीजिए। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, जल्दी बताए भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा। हाँ, 6400 वाट जो इसका राइट आंसर आएगा। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, आप फार्मूले पे ध्यान दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या होगी। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड आपको पता है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0.2 मिली सेकेंड जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि बैटरी चार्जिंग के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है, तो सभी को पता है कि बैटरी चार्जिंग के लिए जो है हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं, और रेक्टिफायर के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा हम क्या डीसी का निर्माण करते हैं, तो डीसी जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रिएक्टिव शक्ति को दर्शाता है। देखिए जो आज के क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और चैनल पे नए हो तो कृपया आपको चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को आपको शेयर करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि रिएक्टिव शक्ति किसको दर्शाते हैं, रिएक्टिव शक्ति को दर्शाते हैं, जल्दी से बताया भाई कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। हाँ, VI sin फाई इसका जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती है, एक संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती है, किस चीज से प्रभावित नहीं होती है, वेरी गुड, द नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, मतलब परावैद्युत की प्रकृति से जो है प्रभावित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है। संधारित्र में डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है इसका यूज क्या होता है, संधारित्र की ताकत को बढ़ाता है, या प्लेट के बीच किसी भी धारा के प्रवाह को रोकता है, या प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाता है, या संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि धारिता की इकाई क्या होती है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। सभी को पता है कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, फेरेड, फेरेड में जो है हम कैपेसिटेंस को लेते हैं। अगला जो है अपना 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, हमको 2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, हाँ, आर्मेचर की स्पीड के समानुपाती होता है, आर्मेचर की स्पीड के समानुपाती होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक एसी परिपथ का वर्गीकरण क्या होगा जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम है और प्रतिरोध 100 ओम है। तो ऐसी कंडीशन में हमको एसी परिपथ का वर्गीकरण क्या होगा, प्रतिरोधी, इंडक्टिव, कैपेसिटिव या रिजोनेंस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिजोनेंस सर्किट जो होता है इसमें ये सारे कंपोनेंट उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेसवे का उपयोग होता है, रेसवे का उपयोग होता है, इसका कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से क्या होता है रेसवे का उपयोग। वेरी गुड, वायरिंग को व्यवस्थित रखने के लिए इसका उपयोग होता है। सोनाली घाघरे आपने बिल्कुल सही बताया, अमन टाले आपने भी बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, या समान मूल्य के होते हैं, या पता नहीं। ये राइट आंसर क्या आएगा, चीप होते हैं। कहने का मतलब जो है ये सस्ते होते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं हमारे सस्ते होते हैं दोस्तों। अगला है एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एसी ड्राइव का यूज कौन सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्या होगा, इंडक्शन मोटर, तुल्यकालिक मोटर या दोनों।
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों का यूज हम इसमें करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? सबसे उत्तम विधि कौन सी है इसमें? मेगा ओम मीटर। मेगा ओम मीटर के द्वारा जो है हम मशीन के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मोटर जनरेटर सेट से प्राप्त डीसी वोल्टेज कैसी होती है? मोटर जनरेटर से प्राप्त डीसी वोल्टेज कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? स्थिर होती है। स्थिर इसका राइट आंसर होगा, स्टेबल होती है ना। अगला जो है हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कौन से एरिया में किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण जो है पहाड़ी एरिया में किया जाता है। जहां पर अधिक पहाड़ी एरिया हो वहां पर हम हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करते हैं। अगला है सेल्स को संयोजित कैसे करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़ जाए? यदि एम्पियर क्षमता बढ़ानी है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में जो है सेलों को जोड़ने पर उसकी एम्पियर कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बैटरी चार्ज करने के लिए हम विद्युत ऊर्जा को खालिस्तान में बदलते हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए हम कौन सी मतलब विद्युत ऊर्जा उसको काय में बदलते हैं? तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सामान्यतः खालिस्तान बैटरी यूपीएस में प्रयोग की जाती है। यूपीएस में प्रयोग की जाने वाली ली ऑन बैटरी जो होती है, ली ऑन बैटरी जो होती है, इसका यूज जो हम काय में करते हैं? यूपीएस में प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन टीओ के एग्जाम में दूसरी शिफ्ट जो है अपनी पहले दिन की दूसरी शिफ्ट मतलब 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें पहली शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है निम्न में से ब्रेकडाउन का कारण क्या है? ब्रेकडाउन का कारण क्या है? मशीन का उचित रखरखाव ना होना, या उचित स्नेहक ना होना, या मशीन को गलत संकेत प्रदान करना, या सभी? तो ये सभी चीजें जो होगी, ये सभी जो होगी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। ऑल ऑफ दिस मतलब सभी जो है या उपरोक्त सभी जो है आपके ऊपर जो दिए गए सभी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि जल विद्युत शक्ति केंद्र वहां उत्पादन केंद्र है जिसमें उच्च निवेश लागत और निम्न खालिस्तान प्रचालनीय लागत होती है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पिक लोड स्टेशन। पिक लोड स्टेशन इसका मतलब क्या है कि निवेश लागत जो होता है उच्च निवेश लागत और निम्न पिक लोड स्टेशन प्रचालनीय लागत आनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। रेक्टिफायर बदलता है, चॉपर बदलता है, मोटर या कन्वर्टर? तो इसका मैं उत्तर बताऊंगा नहीं, आपको सभी को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगला जो है थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट जो है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 60 होती है, 50 होती है, 45 होती है या 35? तो इसका राइट आंसर आएगा 35% जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। 35% जो इसकी दक्षता होती है। अगला जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर में परिपथ को जोड़ने व तोड़ने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? इंसुलेशन तेल के द्वारा, या स्नेहक तेल के द्वारा, या शीतलक के द्वारा मतलब कूलेंट के द्वारा, या सुचालक तेल के द्वारा? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हाँ, स्नेहक तेल जो होगा, लुब्रिकेंट ऑयल जो होगा, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 1 ओम मीटर द्वारा डीसी मशीन चेक करने पर एक लीड फील्ड टर्मिनल पर वह दूसरी मशीन की बॉडी के साथ जोड़ी गई मीटर द्वारा 0 पाठ्यांक दर्शाया गया। तो ये ऐसा फॉल्ट कौन सा फॉल्ट होगा दोस्तों? तो ये जो होगा ये आपका अर्थ फॉल्ट कहलाएगा। अर्थ फॉल्ट जो है कहलाएगा। अगला है अपना कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको सभी को पता है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कोयला जो है इसका राइट आंसर होगा। और ये टीओ के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है जो 22 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें ये पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोयला जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप करने का
कारण क्या है? तो इसका क्या कारण होगा भाई? गलत फ्यूज रेटिंग होगी, या असंतुलित लाइन वोल्टेज होगा, या OLR की जो है गलत सेटिंग होगी, या अनुचित कलाक्रम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, OLR की ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? कितनी होगी? 1080 डिग्री। 1080 डिग्री जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला आएगा अपना क्वेश्चन 3 फेज 3 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड करंट कितनी होगी? लोड करंट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल फार्मूले बताए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अगला है यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? यूपीएस का बैकअप समय बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? यूपीएस की वोल्ट एम्पियर रेटिंग बढ़ाए, या बैटरी की एएच क्षमता बढ़ाए, या बैटरी की एएच क्षमता घटाए, या बैटरी टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90 डिग्री रेटिंग बनाए रखे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कि बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाए, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगला जो है इंडक्शन मोटर का उच्चतम बलागुण किस पर निर्भर करता है? इंडक्शन मोटर का उच्चतम बलागुण किस पर निर्भर करता है? तो रोटर प्रेरक प्रतिघात पर जो है दोस्तों इंडक्शन मोटर का जो है आपका बलागुण निर्भर करता है। अगला है अपने पास में क्वेश्चन, अगला जो है वो हमारे पास में कि केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयोग की जाती है? तो डक्ट पाइप जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। डक्ट पाइप विधि जो होती है इसका राइट आंसर। अगला है हमारे पास अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युतिक परिपथ क्या कहलाता है? अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये खुला परिपथ जो है, ये इसका राइट आंसर होगा। खुला परिपथ यदि है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डायक को दर्शाया जाता है पैरेलल में लगे हुए 2 SCR द्वारा, या एंटी पैरेलल में लगे हुए 2 SCR द्वारा, या एंटी पैरेलल में लगे हुए 2 डायोड द्वारा, या पैरेलल में लगे हुए 2 डायोड द्वारा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? पैरेलल में लगे हुए 2 डायोडों के द्वारा, पैरेलल में लगे हुए 2 डायोड के द्वारा जो है इसका डायक को दर्शाते हैं। डायक के लिए आपको डायग्राम यदि पूछे तो डायग्राम जो है, डायक का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको सभी को जो है डायग्राम याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। इस तरीके से इसका डायग्राम होगा, है? ये जो है डायक का डायग्राम होता है। तो इस तरीके से आपको डायक का सिंबल भी पूछ सकते हैं, जो आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने अंक है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे इसको, है ना? हाँ, 16 बिल्कुल सही है। अगला जो है एक SCR के 3 टर्मिनल है। SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको कहते हैं, SCR जिसको कहते हैं, इसके कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपको सभी को पता है SCR जो होता है जिसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं, इसमें एनोड, कैथोड और गेट। तो एनोड, कैथोड और गेट कहां पर है? हमारा पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, एनोड, कैथोड और गेट। SCR का आपको यहां सिंबल भी पूछ सकते हैं। तो SCR का सिंबल जो है आपका कुछ इस तरीके से होता है। SCR का सिंबल यदि सिंबल पूछे तो आप इस तरीके से SCR का सिंबल बना के देखोगे, है ना? और आपको याद रखना है इसको। अगला जो है डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है? डेसिमल संख्या 15 क्या आएगा इसका राइट आंसर? आप करके देखोगे आसानी से आ जाएगा। 11 11 11 11, है ना? राइट आंसर होगा इसका 4 टाइम 11। अगला है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? तो यदि एलिमेंट की बात करें तो नाइक्रोम का बनाया जाता है, और यदि बिट की बात करते हैं तो कॉपर की बनाई जाती है। याद रखें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नाइक्रोम इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक एंड गेट आउटपुट की गणितीय अभिव्यक्ति क्या होगी? एंड गेट के आउटपुट की गणितीय अभिव्यक्ति क्या होगी? तो एंड गेट का ये जो है पहला ही y बराबर a इंटू बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा और गेट का आपसे पूछ सकते हैं, तो और गेट का जो होगा आपका a प्लस बी होगा, a प्लस बी। और नॉट गेट की बात करें तो y इज इक्वल टू a होता है ना? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये गेट बहुत बार पूछे गए हैं। अगला है
कि SCR में एनोड धारा का संचलन खालिस्तान के द्वारा संपन्न होता है। SCR में एनोड धारा का संचलन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो किसके द्वारा? ट्रिगर वोल्टेज के द्वारा जो गेट को दिया जाता है, वो ट्रिगर वोल्टेज के द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता है। अगला है कंड्यूड को मोड़ने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे? मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि हिक्की जो है, हिक्की का उपयोग जो है हम काय के लिए करते हैं? कंड्यूट को मोड़ने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा हिक्की, है ना। और एक क्वेश्चन पूछा गया है टीओ के एग्जाम में भी, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। आप एक बार पूछना किसी से भी जिसका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है या फर्स्ट शिफ्ट में, मेरे लगभग 75 से 80 क्वेश्चन जो है आपके ये जो है क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विद्युत ऊर्जा की खपत का मूल्य लेने के लिए उपभोक्ता के क्षेत्र में कौन सा मीटर लगाया जाता है? कौन सा मीटर लगाते हैं आप सभी बताएं? हाँ, किलोवाट आवर मीटर जो है हमारे घरों में जो यूज होता है, किलोवाट आवर मीटर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में, जो घर में रेफ्रिजरेटर प्रयुक्त होता है, उसमें कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से बताएं। मैंने बता चुका हूं पहले भी, मैं दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा। हाँ, सही बोल रहा है, संधारित्र रन मोटर हम कह सकते हैं। अगला जो है, यदि एक 10 किलो ओम प्रतिरोध के सीरीज में 2 किलो ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध को यदि सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो सीरीज क्रम का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां बोला है कि 10 किलो ओम प्रतिरोध के सीरीज में 2 किलो ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितना हुआ? 12 किलो ओम जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, 12 किलो ओम इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप बेंडिंग के वक्त कंड्यूट की न्यूनतम बेंडिंग की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 7.5 सेंटीमीटर इसका राइट आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट थ्रेड की लंबाई क्या होती है? BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट की लंबाई कितनी होती है? तो 11 mm से 27 mm जो है इसका राइट आंसर आएगा, 11 mm से 27 mm। अगला है, भवन के मालिक एवं विद्युत ठेकेदार के मध्य स्विच उपकरण से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो हमको बताना है कि किस कंडीशन में, सर्विस लाइन या मीटर संस्थापन के समय, या सर्विस लाइन और मीटर संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आएगा? सर्विस लाइन और मीटर संस्थान के बीच में जो है विद्युत ठेकेदार और जो है बाकी उपकरणों के बीच में जो है आपके संबंध होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में कि वायरिंग में कौन सी लूपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? वायरिंग में कौन सी लूपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है लूपिंग विधि कहां यूज करते हैं हम? घरेलू वायरिंग परिपथों में जो है हम लूपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि किस प्रकार के विद्युत परिपथ में ऊर्जा खर्च अधिक होता है या ऊर्जा खर्च होती है? तो बंद परिपथ में, क्योंकि खुले परिपथ में तो धारा बहेगी ही नहीं, तो ऊर्जा खर्च होना ही नहीं है ना। बंद परिपथ में जो इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 इनपुट A, B और C के साथ एक एंड गेट का आउटपुट उच्च होगा जब, क्या आएगा इसका? 3 इनपुट A, B और C के साथ एंड गेट का आउटपुट उच्च होगा। एंड गेट का आउटपुट मतलब क्या? हाँ, A का मान भी 1, B का मान भी और C का मान भी, तीनों का मान यदि 1-1 है तो आउटपुट क्या होगा? एंड गेट का उच्च होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी डिवाइस ट्रांजिस्टर परिवार से संबंध नहीं रखती? IGBT, MOSFET, GTO या BTG? क्या आएगा इसका राइट आंसर? GTO बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक छात्रों को वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।